Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 6th April 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना. नाउ इंडियन एजेंसी गेट्स गियर फ्रॉम पेगासस राइवल. नाउ यहाँ पर जो हमारी इंडियन डिफेंस एजेंसी है वहाँ उन्होंने क्या किया है, इजरायली स्पाईवेयर फार्म से कुछ इक्विपमेंट्स परचेस किए हैं. अभी इक्विपमेंट्स किस लिए परचेस किए गए हैं, देखिए तो जो हमारा डिफेंस सोर्स है किसने परचेस किए हैं, इंडियन डिफेंस एजेंसी ने. ओके, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड होगा, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इंडियन आर्मी होगी, नेवी हो गया, तो ये क्या होगा, इससे रिलेटेड होगा. तो डिफेंस सोर्स से यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि डिफेंस सोर्स ने ये कहा कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उनके पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है, आप कह सकते हैं, कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है उसको मॉनिटर कर सकें, है ना. यहाँ पे मॉनिटरिंग की बात की जा रही है कि जो एंड टू एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है उसको मॉनिटर करने के लिए इंडियन आर्मी के पास में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, ना ही डिवाइस है. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं स्मार्टफोन्स, इस तरीके के कुछ यहाँ पर डिवाइसेस की बात की गई है. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम है, इंडियन डिफेंस एजेंसी है, उन्होंने क्या किया है, इजरायली स्पाईवेयर फार्म से कुछ इक्विपमेंट्स परचेस किए हैं और ये किसको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंडियन आर्मी को भी प्रोवाइड किए जाएंगे और जो हमारा डिफेंस सोर्स है, इंडियन डिफेंस एजेंसी है, उनके पास भी रहेगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकेंगे कि जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है उसको हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकेंगे. ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज अ लॉन्ग व्यू ऑफ अ साउथ एशियन ड्रामा. ना इस आर्टिकल के अगर हम स्टार्टिंग देखें तो इन्होंने यहाँ पे जो साउथ एशियन रीजन है, अब पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज साउथ एशिया. साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो आप ले लीजिए यहाँ पे अफगानिस्तान से स्टार्ट करें. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, तो ये जितने भी रीजन्स हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, साउथ एशिया. अब यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि अगर हम इस रीजन की बात करें तो हम हिस्टोरिकली और कल्चरली बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. हम हमारी हिस्ट्री उठाकर देखिए, हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, अपना जो बहुत बड़ा पार्ट है हिस्ट्री का वो शेयर करते हैं. ये जो रीजन है, साउथ एशिया रीजन है, हिस्ट्री शेयर करता है. यहाँ पे जो हमारे कल्चर है हम उसको शेयर करते हैं. रिलीजन हो गया, इथनिसिटी, तो इवन लैंग्वेजेस, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं. फिर भी इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, है ना. तो देखिए इस आर्टिकल को जो स्टार्टिंग की गई है कि अनसर्टेनिटी अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ एशियन पॉलिटिक्स लुक्स सेट टू इंक्रीज बिसाइड बाय मल्टीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी क्राइसिस. तो ये जो रीजन है यहाँ पर अगर हम देखें, इसको डिफाइन करें, अगर साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके हमें बहुत सारे जो क्राइसिस है वो देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें पाकिस्तान का एग्जांपल दिया है कि पाकिस्तान में किस तरीके से यहाँ पे अभी इम्प्लोशन यहाँ पर चल रहा है. नेपाल में कितनी बार यहाँ पे इलेक्शंस हुए, उसके बाद जाकर मतलब कि वहाँ पर हमें डेमोक्रेसी जो है स्टैब्लिश होती हुई नजर आ रही है. ऐसे ही आप देख सकते हैं बांग्लादेश का उन्होंने एग्जांपल लिया कि बांग्लादेश एन इनफ्लीबेड अपोजिशन इन अटेम्प्टिंग टू रिवर्ट द एजिटेशन. तो वहाँ पे अपोजिशन किस तरीके से जो पार्टी है उसको यहाँ पे अपोज कर रही है और एजिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. मालदीव का यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल कंटेस्ट है उसके बारे में बात की गई है. तो और श्रीलंका को आप सभी को पता है कि कितने बड़े यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस से वो यहाँ पर अपने आप को जूझ रहा है. ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या इस टाइम पर जो एक यूनिटी होनी चाहिए वो नहीं है. अब इसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है, तो इसमें ये बताया कि इंडिया के पास क्या यूनिक वैल्यूज़ हैं. पहला क्या बताया इसमें, इंडिया के पास यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ हैं. इंडिया क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे शेयर्ड कल्चर है, हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. हमारी हिस्ट्री यहाँ पे एक जैसी है, हमारा कल्चर है एक जैसा है. जो हमारे कल्चर है, रिलीजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इथनिसिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एक दूसरे से यहाँ पे शेयर करते हैं. तो इंडिया कुड बी एन बाइंडिंग फोर्स. इंडिया क्या हो सकता है, यहाँ इस रीजन का एक बाइंडिंग फोर्स हो सकता है और इस रीजन को पूरा एक साथ लाकर आ सकता है. सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं, सेकंड जो चीज़ आ जाती है कि अब इस रीजन में इंडिया की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें बिफोर 1947 से पहले, है ना, प्री 1947 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये जो पूरा रीजन था
आप सभी को पता था ये एक साथ था। अभी 1947 के बाद यहाँ पे जो डिवीज़न हुए उसके बाद जाके ये रीजन यहाँ पे मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिवीज़न हो और 1971 में बांग्लादेश यहाँ पे हटा। बट इससे पहले अगर हम 1947 से पहले देखते हैं तो ये तीनों जो रीजन था वो कैसा था, एक साथ था, है ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। बट आज के टाइम पर अगर देखेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, है ना। हमारे मतलब जो ये जो सारी कंट्रीज़ क्या हैं, हम इनके साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, ये सारी कंट्रीज़ हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, स्टिल हमारे इनके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, इश्यूज़ हैं। तो इंडिया में ये कहा जाता है कि इंडिया के पास यूनिक वैल्यूज़ हैं। यूनिक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं कि देखिए सिर्फ इंडिया एज अ कंट्री आप देखेंगे तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है, बट उस डाइवर्सिटी के बाद भी इंडिया जो है कितनी ज़्यादा यहाँ पे यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ और डेमोक्रेटिक को यहाँ पे स्टैब्लिश किया और यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ यहाँ पर क्या है, अपने आप को यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में एज अ आप कह सकते हैं उस बहुत बड़ा लीडर स्टैब्लिश करने जा रहा है। तो देखिए, सिचुएटिंग इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरिंग स्क्वेयरिंग विद द फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्रीज फंडामेंटल वैल्यूज। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिविलाइजेशन एरिया बाउंड टुगेदर बी शेयर्ड रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चरल, ट्रेडिशनल, ब्लड टाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 टारगेट कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो मतलब कि यहाँ पे 3 कंट्रीज को टारगेट करते हुए कहा कि हम जो कंट्रीज हैं यहाँ तक हम ब्लड टाइज भी क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इंडिया के अगर हम वैल्यूज की बात करें तो हमारी क्या क्या वैल्यूज हैं, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी। तो ये सारी क्या है हमारी वैल्यूज हैं। ये इंडिया के लिए चॉइस नहीं था, है ना, कि मतलब सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक जो ऑटोनॉमी है वो नॉट मैटर ऑफ चॉइस फॉर इंडिया, दे वर कंपल्शन। ये इंडिया के लिए क्या था, कंपल्शन था। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। और अगर हम यहाँ पे किसी कैपिटलिस्ट इकॉनमी की बात करें या फिर हम सोशलाइज जो हमारी एक आइडियोलॉजी की बात करें कि इंडिया में डेमोक्रेसी ना है, तो ये हम नहीं कर सकते थे। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी चॉइस नहीं है, ये इंडिया का क्या है, कंपल्शन है। हम यहाँ पे यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए इन वैल्यूज़ को, ये जो यूनिक वैल्यूज़ हैं हमारी, उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, अपनाया है। ओके, नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है किसकी, इंडिया एज अ यूनिटी। अब देखिए इस रीजन में हम कंसर्न की बात करते हैं तो इस रीजन साउथ एशिया रीजन में सबसे बड़ा जो कंसर्न है इस टाइम पर वो कौन है, चाइना है। क्यों? अब अगर हम देखते हैं सबसे पहले चाइना कंसर्न इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो रोल है इस रीजन में कैसा होना चाहिए, एज अ लीडर होना चाहिए। बट हमारे जो रिलेशन से आप देखेंगे इन कंट्रीज़ के साथ अच्छे नहीं है। इंडिया पाकिस्तान आप एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। इंडिया नेपाल के साथ हमारे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, भूटान के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, बांग्लादेश के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, इवन मालदीव्स के साथ भी हमारे कुछ इश्यूज़ हैं। तो जो ये हमारे रीजन है ये क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, इनके साथ हमारे क्या चल रहे हैं, अभी इश्यूज़ चल रहे हैं, ये एक साथ यूनाइटेड नहीं है। तो यहाँ पे चाइना एज अ लीडर, इंडिया को एज अ लीडर होना चाहिए, बट सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कौन आ रहा है, चाइना आ रहा है। आप देख रहे हैं चाइना की इन्वॉल्वमेंट इस रीजन में कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। श्रीलंका में आपने देखा वहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो प्रोजेक्ट है चाइना का, उसके थ्रू उन्होंने किस तरीके से चाइना ने श्रीलंका को उसको डेट में फंसा दिया, है ना, जो इकॉनमी पूरी। इसी तरीके से आप पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो देखिए चाइना क्या है, अपना जो प्रेजेंस है इस रीजन में ग्रो कर रहा है और अपने आप को एज अ लीडर यहाँ पे इस रीजन में स्टैब्लिश करना चाहता है। आप ऐसे देख सकते हैं कि चाइना किसकी डिमांड कर रहा है कि सार्क में उसे एज अ मेंबर यहाँ पर क्या करना चाहिए, सार्क में उसे इन्वॉल्वमेंट मिलनी चाहिए, है ना। तो देखिए सेकंड हमने देख लिया कि चाइना क्या है, सबसे बड़ा इस रीजन में हमारा कंसर्न है। थर्ड अगर हम बात करते हैं कि थर्ड इसमें क्या है, जो बॉर्डर इशू है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात आती है। सिक्योरिटी की बात कैसे आती है कि सिक्योरिटी इसलिए हमारा चैलेंज हो जाती है, जितने भी ये रीज़न है, मतलब ये जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, ये जितने भी यहाँ पे नेशंस हैं इनके साथ क्या होते हैं, इंडिया के बॉर्डर शेयर होते हैं, है ना। आप चाहो या ना चाहो, अगर देखिए ये यहाँ पर एक कोट आपने सुना होगा कि अगर हम आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अगर आपके रिलेशन नहीं अच्छे हैं, उनके साथ आपके कंटिन्यूसली क्या है, कन्फ्लिक्ट में है आप उनके साथ में, तो आप वर्ल्ड में अपने एज अ लीडर जो आप सामने बढ़कर आना चाहते हैं, आप अपने आप को एज अ वर्ल्ड लीडर स्टैब्लिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर क्वेश्चन ये उठेगा, जब आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ही आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो हमारे साथ आप अपने रिलेशन को अच्छा कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न आता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखिए ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट कर सकते हैं। जो एक पोरस बॉर्डर होता है, इसके थ्रू जो हमारा ट्रेड सिस्टम है वो कितना ज़्यादा मतलब हो सकता है। ये जो ब्लॉग है एज अ
ये जो पूरा ब्लॉक है, साउथ एशिया ब्लॉक है, हमारे लिए बहुत ही प्लस फैक्टर, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी में हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इकोनॉमी में अगर हम बात कर रहे हैं वही कि हम क्या कर सकते हैं, एज अ यूनाइटेड ब्लॉक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सामने आ सकते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है, एक कंसोलिडेट पोजीशन की ज़रूरत है। हमें अपने आप को क्या करना होगा, कंसोलिडेट करना होगा और वर्ल्ड के सामने आना होगा। हमारे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इनको यहाँ पे जल्द से जल्द रिजॉल्व करना होगा। अब देखिए, इसमें ये भी कहा जाए कि इंडिया एज अ यूनिटी, इंडिया क्या कर सकता है, एज अ यूनिटी यहाँ पर सामने आ सकता है। इसमें यही कहा जाता है कि पहले अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया जब यहाँ पर पहले नहीं था, देखिए इसमें ना ये आर्टिकल जो है ना बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लिखा गया है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं होंगी। तो बस इसके जो मेन पॉइंट्स है आप उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ पर इंडिया का क्या रोल हो सकता है ना। हम यहाँ पे साउथ एशिया की बात करते हैं, इवन ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ग्लोबल साउथ में इंडिया एज अ लीडर सामने आ सकता है, बट बिफोर दैट वी हैव टू कंसोलिडेट दिस रीजन, है ना। हमें यहाँ पे जो ब्लॉक है, साउथ एशिया ब्लॉक है, उसको क्या करना होगा, यूनाइट करना होगा। ओके, तो अब इसमें इंडिया एज ए यूनिटी की बात की जा रही है कि इंडिया हमेशा से ही, आज के टाइम पर नहीं, अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो इंडिया कैसा था, यूनाइट था, एक साथ था। इसमें देखिए पूरा ये बताया गया, जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि जब किस तरीके से यहाँ पे हम जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी जो था हमारा हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज होते थे, इंडिया एज अ हिंदुस्तान यहाँ पे क्या किया जाता था, रिकॉग्नाइज किया जाता था। अगर यहाँ पर जब ब्रिटिश इंडिया आया था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास जो यूनिटी थी वो थोड़ी बिखरी हुई थी, हम एक दूसरे से यूनाइट नहीं थे। यहाँ पे किसी का कुछ एम्पायर चल रहा था, कुछ यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स थे, किसी का किंगडम अलग था। बट जब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया आए उसके बाद भी हम क्या हुए, फिर यहाँ पर पूरा जो इंडिया है वो यूनाइट हुआ। बट अगर हम यहाँ पर देखें, हिस्टोरिकल मेमोरीज में देखें, तो हम यहाँ पे एज अ नेशनल यहाँ पे क्या थे, यूनाइट थे, नॉट बाय लैंग्वेज, नॉट बाय रिलीजन। बट यहाँ पर हम हिस्टोरिकल जो हम मेमोरीज देखें उसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, नेशन को हमारे यहाँ पर एक साथ लेकर आए थे। ओके, नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है कि इंडिया का जो मेन इस टाइम पे क्या होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए कि जो हमारा साउथ एशिया रीजन है वहाँ पर हमारी आई होनी चाहिए, उनके साथ हमारे रिलेशन को मेंटेन करने की बात करनी चाहिए। बट इस टाइम पे जो इंडिया है वो अपने रिलेशन किसके साथ यहाँ पे इंप्रूव करने में लगा है, चाइना के साथ, रशिया के साथ, हम यहाँ पे यूएस के साथ जो है हमारे रिलेशन को मेंटेन करने की बात की जा रही है। तो बस इसमें यही बताया जा रहा है, लास्ट में एट द एंड यही कहा जा रहा है कि हमारे लिए हमारे नेबर्स पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद हमें इन रीजन्स को इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, फर्दर स्टेप्स को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ टेक वेज फ्रॉम द यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे क्या हुई है, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आप सभी को पहले ये यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा फैक्ट आ जाता है प्रीलिम्स का फैक्ट, ठीक है। अब प्रीलिम्स का फैक्ट यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस दैट वाज कन्वेड बाय यूनाइटेड नेशन मार्च 2022 एंड 24 मार्च 22 एंड 24 2023 वाज द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रेश वाटर इन ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। 50 सालों में यहाँ पर क्या है, इन 50 ईयर्स ये फर्स्ट क्या है, फ्रेश वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है, यूएन की फ्रेश वाटर कॉन्फ्रेंस। तो पहला फैक्ट आपका याद आता है कि इन 50 ईयर्स इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑन अ फ्रेश वाटर, तो इसका नाम क्या है, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस। इसमें हमारा अगर हम जो हमारे गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो इसमें कितने टोटल हमारे 17 गोल्स हैं, आपको इस 17 के 17 गोल्स को यहाँ पे याद करना है। पहला क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो हमारा जो 6th गोल है आप इस पर फोकस करिए, ये आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। कौन सा गोल नंबर है, गोल नंबर 6। 7 की अगर हम बात करें, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, record inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals. Okay, तो these are 17 goals, है ना, जो हमें यहाँ पर क्या करना है, अचीव करना है for a ट्रांसफॉर्म ऑफ वर्ल्ड। अब इसमें हम 6th गोल की बात करते हैं। 6th गोल हमारा क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें सारे गोल्स को इनको अचीव करना है। तो जो हमारा 6th गोल है, इस पर जो हमारा अचीवमेंट का पहले जो टारगेट था वो 2028 तक था, जो हमने डिकेड रखा था। 2018 में हमने यहाँ पर रखा था। द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो मार्क द मिड
टर्म रिव्यू ऑफ वाटर एक्शन डिकेड 2018 टू 2028। हमने ये डिकेड रखा था कि हम 2018 तक वर्ल्ड में मतलब जो फ्रेश वाटर है उसकी यहाँ पे डिमांड की जाएगी, ठीक है, उसको रिव्यू किया जाएगा। बट अब इसको यहाँ पे क्या कर दिया है कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया 2030 तक, 2030 तक इसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जो हमारे टारगेट्स हैं। अब इसमें जो हमारे ये टारगेट्स दिए गए हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं जिसमें यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है ना, हमें इंस्पायर करना है वाटर एक्शन में, हम किस तरीके से चीज़ों को जो हमारे एजेंडास हैं उसको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ओके, तो इसमें ये कहा जा रहा है एजेंडा इन अ पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 विच इन्विसाज द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे टोटल एक पूरी इस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई, इसमें बहुत सारे जो इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे क्या किया है 670 कमिटमेंट्स यहाँ पे एड्रेस किए हैं वाटर सिक्योरिटी इशू से लेकर। ओके, जो यहाँ पर क्या है 670 कमिटमेंट्स लिए गए हैं। अभी कमिटमेंट्स किसके द्वारा लिए गए हैं, जो यहाँ पे वेरियस कंपनीज आई थी, है ना, जो कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स, उन्होंने क्या किए हैं खुद से ही, मतलब कि ये वॉलंटरी बेसिस पे क्या किए गए हैं, कमिटमेंट्स लिए गए हैं। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर क्या था, इंटरनेशनल वाटर एक्शन एजेंडा रखा गया। आपको ये याद रखना है क्या है, इंटरनेशनल वाटर एक्शन एजेंडा। इसके थ्रू यहाँ पर जितने भी जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने क्या किया है, सबमिट किया है 670 कमिटमेंट्स। मतलब और ये जो कमिटमेंट्स हैं वो क्या है, किससे रिलेटेड है, वाटर सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है, जो नेशंस हैं, जो स्टेट्स हैं, वो क्या क्या कमिटमेंट्स करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम लेकर आएंगे जिससे हमें जो वाटर सिक्योरिटी का जो इशू चल रहा है उसको हम यहाँ पे टैकल कर सकें और जो हमारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो SDG 6 ये जो हमारा टारगेट है उसको हम यहाँ पर अचीव कर सकें। ओके, और ये जो कमिटमेंट्स है वो कैसे हैं, वॉलंटरी बेसिस पे हैं। आपको ये भी याद रखना है क्या है, वॉलंटरी बेसिस पर है, मतलब यहाँ पे स्टेट खुद से ही अपने लिए क्या करेगा, मतलब कुछ भी ये जो कमिटमेंट्स है वो बाइंडिंग नहीं है कि हमारे कमिटमेंट्स ये दूसरे नेशन के ऊपर बाइंडिंग है या फिर दूसरों के जो कमिटमेंट्स है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, ये वॉलंटरी बेसिस पे है। बस आपको यहाँ पे क्या इंश्योर करना है, वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी हमने यहाँ पे वेरियस इनिशिएटिव्स लिए थे कि हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा मेन टारगेट है कि 2024 तक रूरल इंडिया में हम क्या करेंगे, टैप फ्रेश वाटर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे सैनिटेशन का भी टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें सैनिटेशन भी यहाँ पे क्या करना है, पूरे रूरल इंडिया एवं अर्बन एरिया में हमें सैनिटेशन को प्रमोट करना है। ओके, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं कि हमारा जो कमिटमेंट था, the commitment made at conference must be scrutinized to see whether they will yield universal, safe, affordable and equitable access to water that is consistent with SDG 6. Meeting will be targeted by 2030 and envisioned by the SDG will incur capital expenditure of $114 billion per year। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो मतलब कि सबसे बड़ा जो अगर हम इशू देखें तो क्या आ रहा है, फाइनेंस का इशू आ रहा है, इशू नहीं आ रहा, मतलब कि इसमें अगर हमें यहाँ पर जो हमारा ये टारगेट है इसको यहाँ पे अचीव करना है तो इसमें हमें यहाँ पे हर साल का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, $114 बिलियन होगा। वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पे क्या किया है, वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे स्कीम आई थी वॉश, ओके, वाटर एंड सैनिटेशन सर्विस, जिसमें उन्होंने जो अपनी कॉस्ट है उसको यहाँ पे राइज कर दिया। पहले $4 बिलियन था, अब उसे $30 बिलियन पर ईयर कर दिया 2020, है ना। तो इसमें जो रिसोर्सेस, इसमें यही बताया जा रहा है कि जो हमारा फाइनेंस है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है जिससे हमारा जो ये टारगेट है इसको हम अचीव कर सकें। इंडिया ने भी कॉन्फ्रेंस में ये किया कि इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, वाटर सेक्टर में अब तक $240 बिलियन क्या कर चुका है, इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और हमने यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी रिस्टोर के लिए हमने बहुत सारे इफर्ट्स लगाए हैं, आप सभी को पता है। जैसा कि यहाँ पे ये बताया जाए, एक कैग की यहाँ पे रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रेशन है इंडिया में वो इंक्रीज हो चुका था 58% टू 63%। 2004 से 17 के बीच में अगर हम देखें तो ग्राउंड वाटर का जो यूज है इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, 58 से अब कितना हो चुका है, 63% हो चुका है। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर को किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बहुत सारे हम बिल लेकर आए, द रिवाइज ग्राउंड वाटर बिल 2017, जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड्स को क्रिएट किया और लॉ बनाए किस तरीके से हमें वाटर को मैनेज करना है, वाटर का एलोकेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में, है ना। तो हमारा भी यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा जो इफेक्ट है हमें क्या करना है, क्लाइमेट चेंज है उसको यहाँ पे टैकल करना है, हमें यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। और इसमें जो कमिटमेंट्स यहाँ पे किए गए कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी है उसको यहाँ पे इंश्योर कर सकें और जो ग्रीन हाउस गैसेस का यहाँ पे एमिशन हो रहा है उसको कर्व कर सकें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और रेनफॉल पैटर्न यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, जो वाटर इनसिक्योरिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है।
ओके तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए इसमें लास्ट में ये कहा जा रहा है कि जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी जो मतलब कमिटमेंट्स है वो वॉलेंट्री बेसिस पे नहीं है, किसी भी नेशन के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। बट हमने सिर्फ ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंस है वो हो चुकी हैं जो हमारा SDG 6 के कंटेक्स्ट में, जैसे कि UN वाटर कॉन्फ्रेंस इन 1997, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, वाटर कन्वेंशन 1992। ओके तो उसमें यही बताया जा रहा है कि हमारा ये पहली बार नहीं है, बाइंडिंग एग्रीमेंट्स नहीं है, बट हमारे पास कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। तो इन एग्रीमेंट्स के जो कमिटमेंट्स होते हैं वो हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। बट अभी जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है ये SDG 6 के कॉन्टेक्स्ट में इनके यहाँ पर क्या जो है कमिटमेंट्स वो बाइंडिंग नहीं है। बट हमें यहाँ पे क्या इंश्योर करना है, हमें इंप्लीमेंट करना है, फोकस करना है हमारे टारगेट पर, SDG 6 पर फोकस करते हुए इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर आना है, जिससे हम यहाँ पर जो ये वाटर इनसिक्योरिटी रेज हो रही है ना, बढ़ रही है, उसको हम यहाँ पे क्या कर सके, टैकल कर सकें। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज क्लोज टू हाफ केसेस इन हाई कोर्ट्स पेंडिंग फॉर ओवर 5 years। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022। ओके तो आपको इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है। पहले तो क्या है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022। ये थर्ड टाइम यहाँ पे रिवाइज होकर आई है, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना कि ये क्या है, थर्ड टाइम रिवाइज होकर आई। इसमें उन्होंने क्या दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। पहला क्या है, फर्स्ट है यहाँ पर कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, इन अ पॉलिटिकल स्फीयर, मतलब आप जजेस में उसमें देखें, जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, उसकी बात की गई। दूसरा यहाँ पर क्या है, पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात की गई है। हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले इस रिपोर्ट से निकल कर आते हैं। क्या, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस। अब विमेन, पहले हम पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज़्यादा क्यों है ना। यहाँ पर पूरा ये डेटा शो किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। आप अरुणाचल प्रदेश में देखिए 73, पहले 18 में 69 था, अब 73 हो रहा। हर यहाँ पर जितने भी स्टेट्स है वहाँ पर ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटल 88, 2018 में टोटल 88 था। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कितने 95 जो केसेस हैं वो यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है ये क्यों हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा है कि ड्यू टू जो वैकेंसीज हैं, ड्यू टू वैकेंसीज यहाँ पे वैकेंसीज अनफुलफिल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केसेस है वो पेंडिंग हो रहे हैं। अब इसका जो इशू है वो वैकेंसी ज़्यादा है। वैकेंसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और आप कह सकते हैं जो जुडिशरी है उसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि जो वैकेंसीज हैं और सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी है वो यहाँ पे क्या कहती है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे डिले करती है, इसमें जो हम यहाँ पर नेम रिकमेंड करके देते हैं उनको यहाँ पे अप्रूव करने में क्या होता है, डिले होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ओके अब इसका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जजेस जो हैं, है ना, उनकी जो वैकेंसीज है उसको यहाँ पे फुलफिल किया जाए, है ना, उसको यहाँ पे जो वैकेंसीज फुलफिल है उसको फास्ट फॉरवर्ड किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस आ जाए। अब क्या जजेस आ जाएंगे तो क्या यहाँ पर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जो केसेस हैं वो जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है ना। केसेस जो जजेस का नंबर अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। यहाँ पे कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। अब कोर्ट्स को अगर हम बनाने लग जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, 2-3 साल तो ऐसे लग जाने उसको। ओके तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव्स की बात करें, हम यहाँ पे जब से कोविड आया तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन जो मोड है हमने उसको यहाँ पे क्या किया है, अपनाया है। हम यहाँ पे क्या लेकर आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हैं। जुडिशरी में टेक्नोलॉजी का यूज़, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है, जिसमें दो पार्टी जो कन्फ्लिक्ट में है उनको एक जो थर्ड मेडिएटर एक तरीके से होता है वो क्या करता है, जो केस को सॉल्व करने का काम करता है। ओके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ई कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लाकर उनको कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो 5 सालों से क्या है, पेंडिंग है। तो देखिए इसमें ये कहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इन वेरियस हाई कोर्ट्स इंक्रीज ओवर 41 लाख इन 2014 टू 53 लाख इन 2022। 2022 में जहाँ पर 41 लाख केसेस थे, अब वो उनका नंबर इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 53 लाख यहाँ पर हो चुका है। इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखें तो यही बता कि सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है उसका इम्बैलेंस है।
इसके कारण हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है हमें ये देखने को मिल रहा है। ओके, अगर हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं, जो रिपोर्ट है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये 4 पिलर्स पर यहाँ पर काम करती है, नेमली पुलिस, यहाँ पे पुलिस, जुडिशरी एंड अगर हम बात करें पुलिस, जुडिशरी, प्रिजनर्स एंड लीगल एड। तो इन 4 जो पिलर्स हैं, इन बेसिस पर यहाँ पर जो स्टेट्स हैं इनकी पूरी असेसमेंट होती है और उसके बाद यहाँ पे जो पूरा डेटा है उसको निकाला जाता है। इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो सबसे जो कम है यूपी को यहाँ पे लोएस्ट रैंक मिली है, यूपी को यहाँ पे क्या है, लोएस्ट रैंक मिली है। सबसे ज़्यादा यूपी में आपको पेंडेंसी ऑफ केसेस मिलने को मिलेंगे। गोवा में भी यहाँ पे लोएस्ट रैंक में आ रहा है। ओके, तो ये सारे 4 पिलर्स हमने बात कर ली। ईस्ट स्टेट में बात करें कि नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पे क्या है, जो केसेस है वो कंटिन्यूसली क्या है, हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मुलायम महालनोबिस गेट पद्म विभूषण ओनली पोस्टमनी। अब यहाँ पे क्या है, पद्म विभूषण, ये जो अवार्ड है पद्म विभूषण, इस अवार्ड को दिया गया है। आप मुलायम सिंह जी को, आपको यहाँ पे सभी को पता है, जो यहाँ पर लीडर थे किसके, यहाँ पे वेटनरी सोशल लीडर थे, उन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पहले के। और जो यहाँ पे और कौन है, दिलीप महालनोबिस, इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने, इनका एक ग्लोबली फेमस वर्क है जिसको आप सभी को पता है। आप सभी यहाँ पे ORS का यूज करते हैं। ORS किसके लिए यूज किया जाता है, आप सभी ORS का हम डिहाइड्रेशन के परस्पेक्टिव में इसको यूज करते हैं, है ना, जब हमें डिहाइड्रेशन होता है। ये ओरल सॉल्यूशन है, तो उन्होंने इसको बनाया था, जिसके कारण इन्हें क्या किया गया है, जो पद्म विभूषण है ये अवार्ड दिया गया है। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। उसके बाद यहाँ पे पद्म विभूषण होता है ना। तो इस अवार्ड को यहाँ पे पद्म अवार्ड होते हैं। तो पद्म अवार्ड जो है यहाँ पर पद्म अवार्ड की भी यहाँ पे कैटेगरीज होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो पद्म अवार्ड है उसका फर्स्ट कैटेगरी में आता है। ओके, तो इस अवार्ड को क्यों दिया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस किए, मतलब कुछ ऐसा काम किया जो बहुत ज़्यादा किसी जो डिस्टिंग्विश सर्विस है, ऐसी सर्विस में हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उसके लिए यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। लंपी स्किन डिसीज लेड टू स्टैग्नेशन इन मिल्क एंड प्रोडक्शन। ये जो लंपी स्किन डिसीज है, पहले हम इसके बारे में देखते हैं। ओके, आप यहाँ पर इस स्किन में देखिए, ये कैटल्स में होती है ना, जो यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनको यहाँ पे ये होती है लंपी स्किन, है ना। और ये किस तरह फैलती है, जो मॉस्किटोज हैं ये अगर बाइट कर लेते हैं, इसके थ्रू क्या हो जाता है, ये उनको लंपी स्किन हो जाती है। इसके थ्रू क्या होता है कि जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है कैटल्स में, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और फिर धीरे धीरे स्लोली जो एनिमल्स होती हैं उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब आप सभी ने यहाँ पे कुछ दिनों पहले देखा था कि लंपी स्किन के कारण यहाँ पे जो लैग्स ऑफ कैटल्स हैं उनकी यहाँ पे क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अब यहाँ पे जब कैटल्स की डेथ हुई तो इसके कारण क्या हुआ, जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, यहाँ पर रुक गया। और मिल्क का प्रोडक्शन और उससे उसके जो यहाँ पे आइटम्स होते हैं, आप सभी को पता है, हम यहाँ पे घी का यूज़ करते हैं, बटर का यूज़ करते हैं, है ना, कर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये जो आइटम्स है इसमें भी हमें क्या देखने को मिली, कमी देखने को मिली। ओके, तो पहले हम लंपी स्किन के बारे में देख लेते हैं। लंपी स्किन क्या है, LSD इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ कैटल और वाटर बफेलो विद द प्रॉक्सी वायरस लंपी स्किन डिसीज वायरस। इस वायरस का नाम ही क्या है, लंपी स्किन डिसीज वायरस है। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन 10%। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी है, 10% है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, लंपी स्किन डिसीज इज प्राइमरी स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स बाय बाइटिंग इंसेक्ट्स। मतलब यहाँ पर कोई एक एनिमल है, ये A और ये B, यहाँ पे किसी एनिमल को, इसको लंपी स्किन डिसीज है। ओके, यहाँ पे किसी मॉस्किटो ने या फिर किसी इंसेक्ट ने इसको बाइट किया और उसने उसी मॉस्किटो या इंसेक्ट ने ये बी को भी यहाँ पे क्या किया, बाइट किया। तो इससे क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें यहाँ पे कंसिस्टेंट फीवर होता है, फ्लूइड एक्सक्रीशन होता है आईज और नोज से, और सलाइवा, मतलब मुंह से कंटिन्यूसली उनकी जो एनिमल्स होते हैं उससे सलाइवा निकलता रहता है। बॉडी में बहुत सारे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे हाँ वैक्सीन तो है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डिसीज कवर्ड अंडर द लाइवस्टॉक हेल्थ डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया के थ्रू इसका जो वैक्सीनेशन है उसको यहाँ पे कवर किया गया है। ओके, बट इसकी अगर हम बात करें तो उसके हमारे लिए इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आ रहा है ना। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा, अगर हम देखते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो जो लाइव स्टॉक्स होता है, लाइव स्टॉक आप सभी को पता है, इनको लाइव स्टॉक भी कहते हैं, इनका जो है उस पर डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से अगर ये स्किन यहाँ पे, मतलब ये जो डिसीज़ है वो स्प्रेड होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, यहाँ पे जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान होता है। मिल्क का यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है,
लो हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन लो हो रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी पे फिर क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो बहुत सारी जो फैमिलीज़ होती हैं इन पर डिपेंड होती हैं, तो उनका क्या हो रहा है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है, फार्मर्स का नुकसान हो रहा है। और ये जो सेक्टर है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, और जिसके कारण हमें और ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, इसकी एडवर्स इफेक्ट मिलते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें कि मिल्क का प्रोडक्शन अगर कम होगा, जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम होता है, उसकी सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है, उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इन्फ्लेशन यहाँ पर क्या होगा, राइज होगा। मतलब जितने भी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट है उनका आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली क्या है, उनका जो प्राइस है वो राइज होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए मिल्क का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, यहाँ पे कैटल्स ही कम होते जा रहे हैं, उनकी यहाँ पे डेथ होती जा रही है, तो वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो भी यहाँ पे आइटम्स बनते हैं मिल्क से, उनका जो प्राइस होगा वो कैसे होगा, राइज होगा। उससे क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन होगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें लंपी स्किन डिसीज से यहाँ पर क्लियर होंगी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।